अध्याय 3। स्टॉक मार्केट का इतिहास। यदि आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। योगी बेरा। इस अध्याय में ग्राहम बताते हैं कि कैसे भविष्यवाणियाँ काम करती हैं। वे 2 साल के बाद बाजार के हाल अपनी दूरदर्शिता से देखते हैं कि 1973 से 1974 के विनाशकारी समय में भी बाजार से कैसे लाभ लिया जा सकता है, वह उसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें अमेरिकी शेयरों ने अपना 37% मूल्य खो गया था, जिसका असर भविष्य में 2 दशकों से भी अधिक समय तक दिखता था। इसी समय बाजार उन गुरुओं और सर्वश्रेष्ठ किताब बेचने वालों के तर्क को सुनता है जो कभी भी अपने जीवन काल में इस क्षितिज पर नहीं पहुंचे थे। ग्राहम के तर्क का मूल्य यह है कि बुद्धिमान निवेशक को अतीत के आधार पर भविष्य का पूर्वानुमान कभी नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश यह वास्तव में एक गलती रही कि 1990 के दशक में एक के बाद एक बुलिश किताबों की एक धारा ने, जैसे व्हार्टन फाइनेंस, प्रोफेसर जेरेमी सिगेल के स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन 1994 के बाद जेम्स क्लासमैन और केविन हैसेट के डाउ 36,000, डेविड एलियास के डाउ 40,000 और चार्ल्स कैडलेट के डाउ 100,000, करसैंडो 1999 आदि सभी प्रकाशित हुए। पूर्वानुमानियों ने तर्क दिया कि 1802 के बाद से मुद्रास्फीति के बाद शेयरों ने वार्षिक औसत 7% तेजी बना ली थी। इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि निवेशकों को भविष्य में और ज़्यादा तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। कुछ शेयर ऐसे भी थे जो कम से कम 30 वर्षों की किसी भी अवधि में हमेशा आगे रहे थे। इसीलिए स्टॉक में बॉन्ड या यहाँ तक कि बैंक नकद से कम जोखिम था, और यदि आप लंबे समय तक शेयरों का स्वामित्व रखकर सभी जोखिम को खत्म कर सकते थे तो आप उनके लिए कितना भुगतान करते। 1999 और 2000 का आरंभ। 7 दिसंबर 1999 को फर्स्ट हैंड म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर कैमिल लैंडिस CNN के मनी लाइन प्रसारण पर दिखाई दिए। यह पूछे जाने पर कि वायरलेस दूरसंचार स्टॉक कितना लाभ देगा, कमाई के अनंत कुड़कों पर उनके पास एक तैयार उत्तर था। यह एक मनिया नहीं है, पूरी तरह से विकास। विकास की पूर्ण मूल्य को देखो, यह बड़ा है। 18 जनवरी 2000 को कैमर फंड्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार रॉबर्ट फ्लोरिच ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह घोषित किया था, यह एक नई विश्व व्यवस्था है। हम देखते हैं कि लोग सही कंपनियों को त्याग देते हैं क्योंकि उनके शेयर की कीमत बहुत अधिक है। यह निवेशक द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती है। 10 अप्रैल 2000 को बिजनेस वीक के मुद्दे पर फिर लेहमन ब्रदर्स के मुख्य निवेशक रणनीतिकार ने अपशिष्टता से पूछा, क्या शेयर बाजार 2 साल पहले से आज खतरे में है क्योंकि कीमतें अधिक हैं? जवाब न है। जवाब हाँ है। यह हमेशा रहा, यह हमेशा होगा। और जब ग्राहम ने पूछा
क्या इस तरह की निर्दोष हो सकती है? वह जानता था कि उस प्रश्न का कोई शाश्वत उत्तर नहीं हो सकता है। एक क्रोधित यूनानी भगवान की तरह शेयर बाजार ने उन सभी को कुचल दिया जो इस बात पर विश्वास करते थे कि 1990 के उत्तरार्ध के उच्च रिटर्न किसी पुरस्कार का दिव्य वरदान था। देखें कि लैंडिस फ्रोइलिक और एप्पल गेट द्वारा किए गए पूर्वानुमानों का क्या हुआ। 2000 से 2002 तक लैंडिस के पालतू वायरलेस शेयरों का सबसे स्थिर नोकिया 67% गिर गया, जबकि सबसे खराब विद स्टार कम्युनिकेशंस 99.9% गिर गया। फ्रोइच के पसंदीदा शेयर सिस्को सिस्टम्स और मोटोरोला 2002 के अंत तक 70% से अधिक गिर गए। निवेशकों को अकेले सिस्को पर $400 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ, जो कि हांगकांग, इजराइल, कुवैत और सिंगापुर के संयुक्त आर्थिक उत्पादन से अधिक था। अप्रैल 2000 में जब एप्पल गेट ने उदारवादी सवाल पूछा तो डॉक्टर जोन्स इंडस्ट्रीज 11,187 पर, नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स 4,446 पर था। 2002 के अंत तक डाउ 8300 के स्तर के आसपास घूम रहा था, जबकि नास्डैक पिछले 6 वर्षों में अपने लगभग सबसे निचले स्तर 1300 पर अपने सभी लाभों को खत्म करके औंधे मुंह गिर गया था। जो जितनी स्पीड से ऊंचा गया, वह उतनी ही स्पीड से नीचे गिरा। इस प्रकार के मार्केट के लिए स्थायी प्रतीक्षण के रूप में ग्राहक बुद्धिमान निवेशक से कुछ सरल संदिग्ध प्रश्न पूछने का आग्रह करते हैं। शेयरों का भविष्य रिटर्न हमेशा अपने पिछले रिटर्न के समान क्यों होना चाहिए? जब प्रत्येक निवेशक का मानना है कि लंबे समय तक पैसे कमाने के लिए स्टॉक की गारंटी है, तो क्या बाजार में भारी गिरावट नहीं हो सकती? जब एक बार ऐसा होता है, भविष्य में कैसे संभवतः उच्च रिटर्न से प्राप्त हो सकते हैं? ग्राहम के जवाब हमेशा के रूप में तर्क और सामान्य ज्ञान से निहित है। किसी भी निवेश का मूल्य हमेशा इसके लिए भुगतान की जाने वाली कीमत का एक कार्य होना चाहिए। 1990 के दशक के अंत तक मुद्रास्फीति दूर हो रही थी, कॉरपोरेट लाभ तेजी से बढ़ रहे थे और अधिकांश दुनिया शांति में थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था, न ही इसका मतलब यह हो सकता था कि शेयर किसी भी कीमत पर खरीदने लायक थे, क्योंकि कंपनियां कमाई कर सकती हैं जो सीमित है। निवेशकों को स्टॉक के लिए भुगतान करने के लिए इच्छुक होने की कीमत भी सीमित होनी चाहिए। इस बारे में सोचें, माइकल जॉर्डन अपने पूरे समय का सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी हो सकता है और उसके प्रशंसकों को शिकागो स्टेडियम में एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह खींच लिया। शिकागो बुल्स को लकड़ी के तल के चारों ओर एक बड़ी चमड़े की गेंद उछालने के लिए जॉर्डन को सालाना $34 मिलियन का भुगतान करके सौदा मिला। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बुल्स की प्रति स्तर $340 मिलियन या 3.4 बिलियन या 34 बिलियन का भुगतान करना उचित होगा। ऑप्टिमिज्म की सीमाएं। बाजार के हालिया रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राहम चेतावनी देते हैं कि यह काफ़ी अजीब
और खतरनाक निष्कर्ष है कि भविष्य में आम शेयरों के लिए समान रूप से आश्चर्यजनक परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। 1995 से 1999 तक बाजार में 20% वृद्धि हुई, जो अमेरिकी इतिहास के स्टॉक खरीदारों में अभूतपूर्व आशावादिता बन गई। 1998 के मध्य में पेन ब्रोकरेज फर्म के गैलुप संगठन द्वारा सर्वेक्षण किए गए निवेशक ने उम्मीद की थी कि आने वाले वर्ष में उनके पोर्टफोलियो औसत 13% की कमाई करेंगे। 2000 की शुरुआत तक उनकी औसत अपेक्षित वापसी 18% से अधिक हो गई थी। परिष्कृत पेशेवर भविष्य के रिटर्न की अपनी धारणाएं के रूप में बड़े उत्साहित थे। उदाहरण के लिए 2001 में एमबीसी कम्युनिकेशंस ने अपने पेंशन योजना पर 8.5% से 9.5% तक अनुमानित वापसी की। 2002 तक मानक 500 स्टॉक इंडेक्स में कंपनियों की पेंशन योजनाओं पर वापसी की औसत अनुमानित दर 9.2% दर्ज की गई थी। एक बिना सोचे समझे त्वरित उत्साह के बाद का भयानक सच। 2001 और 2002 में पाया गया कि शेयरों पर एक साल के रिटर्न की औसत उम्मीद 7% तक गिर गई है। हालांकि निवेशक अब 2000 की कीमतों से लगभग 50% कम पर स्टॉक खरीद सकते हैं। वॉल स्ट्रीट के अनुमानों के मुताबिक उन पेंशन योजनाओं पर रिटर्न के बारे में उन धारणाओं को S&P 500 कंपनियों को 2002 और 2004 के बीच $32 अरब का न्यूनतम खर्च होगा। हालांकि निवेशकों को पता है कि वे कम पर खरीदना और उच्च पर बेचना चाहते हैं, प्रैक्टिस में वे अक्सर इसे पीछे की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय में ग्राहम की चेतावनी सरल है। विपरीत के सिद्धांत के अनुसार अधिक उत्साही निवेशक जो लंबे समय तक शेयर बाजार में बने रहते हैं, उनके बारे में निश्चित है कि वे कम समय में गलत साबित हो सकते हैं। 24 मार्च 2000 को अमेरिकी शेयर बाजार का कुल मूल्य $14.75 ट्रिलियन तक पहुंच गया। 9 अक्टूबर 2002 तक, केवल 30 महीने बाद, कुल अमेरिकी शेयर बाजार $7.34 ट्रिलियन यानी 50.2% कम हो गया था, जो कि $7.41 ट्रिलियन का नुकसान था। इस बीच कई बाजार पंडित सालाना यहाँ तक कि आने वाले दशकों तक फ्लैट या यहाँ तक कि नकारात्मक बाजार रिटर्न की भविष्यवाणी करते हैं। इस बिंदु पर ग्राहम एक साधारण सवाल पूछते हैं, इस बात पर विचार करते हुए कि विशेषज्ञ आखिरकार गलत साबित हो चुके थे, तब क्यों बुद्धिमान निवेशक फिर भी इन पर विश्वास करते थे? आगे क्या होगा? शोर को ट्यून करें और भविष्य के रिटर्न के बारे में सोचें। इससे पहले ग्राहम के तरीके पर गौर करें। उनके अनुसार शेयर बाजार का प्रदर्शन 3 कारकों पर निर्भर करता है। वास्तविक विकास, अर्थात कंपनियों की कमाई और लाभांश की बढ़ोतरी। मुद्रास्फीति वृद्धि, अर्थात अर्थव्यवस्था की कीमतों में सामान्य बढ़ोतरी। सट्टा वृद्धि या गिरावट, अर्थात निवेश के लिए जनता की भूख में कोई वृद्धि या कमी। लंबे समय तक प्रति शेयर कॉर्पोरेट कमाई में वार्षिक वृद्धि
औसत 1.5% से 2% औसत है। 2003 की शुरुआत से मुद्रास्फीति सालाना लगभग 2.4% चल रही थी। स्टॉक पर लाभांश 1.9% थी। इसका मतलब है कि आप उचित रूप से स्टॉक के अनुमानित रिटर्न 6% औसत की उम्मीद कर सकते हैं। यदि निवेश करने वाले लोगों को फिर से लालच मिलता है और स्टॉक को वापस भेजता है तो वह सट्टा बुखार अस्थायी रूप से उच्च रिटर्न चलाएगा। यदि इसके बजाय निवेशक 1930 और 1970 के दशक के अनुसार डर से भरे हुए हैं क्योंकि स्टॉक पर रिटर्न अस्थायी रूप से कम हो जाएगा। येल विश्वविद्यालय के कॉमर्स प्रोफेसर रॉबर्ट शिलर का कहना है कि ग्राहम ने अपने मूल्यांकन दृष्टिकोण को प्रेरित किया। शिलर पिछले 10 वर्षों तक औसत कॉर्पोरेट मुनाफे के मुकाबले मानक 500 शेयर सूचकांक की वर्तमान कीमत की तुलना करते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्कैन करके शिलर ने दिखाया है कि जब उनका अनुपात 20% से ऊपर चला जाता है तो बाजार आमतौर पर खराब रिटर्न देता है। जब यह 10 से नीचे गिरता है तो स्टॉक आमतौर पर लाभ उत्पन्न करते हैं। 2003 के आरंभ में शिलर के गणित से शेयरों की कीमत पिछले दशक की औसत मुद्रास्फीति समायोजित कमाई के लगभग 22.8 गुना थी। अभी भी खतरे के क्षेत्र में, लेकिन दिसंबर 1999 में 44.2 गुना कमाई के उनके डिविडेंड स्तर के नीचे थी। इसलिए 2003 के शुरुआती दिनों में मूल्यांकन के स्तर से शेयर बाजार ने कभी-कभी आने वाले 10 वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कभी-कभी खराब और शेष समय के साथ उलझन भरी स्थिति में भी रहा है। मुझे लगता है कि ग्राहक सबसे कम और उच्चतम रिटर्न और परियोजना के बीच अंतर को विभाजित करेंगे कि अगले दशक में शेयर सालाना लगभग 6% कमाएंगे या मुद्रास्फीति के बाद 4% कमाएंगे। 1990 के दशक की तुलना में 6% कुछ भी नहीं है, लेकिन यह लाभों की तुलना में बेहतर है जिससे बॉन्ड का उत्पादन होने की संभावना है और अधिकांश निवेशकों के लिए एक विविध पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में पर्याप्त कारण है। लेकिन ग्राहक का दृष्टिकोण दूसरा है। भावी स्टॉक रिटर्न की भविष्यवाणी करते समय आप केवल एक चीज पर भरोसा कर सकते हैं कि आप शायद गलत हो जाएंगे। एकमात्र निर्विवाद सत्य जो अतीत हमें सिखाता है वह यह है कि भविष्य हमेशा आश्चर्यचकित करेगा और वित्तीय इतिहास के उस कानून के लिए अनुशासित यह है कि बाजार सबसे अधिक लोगों को क्रूरता से आश्चर्यचकित करेगा जो सबसे निश्चित है कि भविष्य के बारे में उनके विचार सही है। ग्राहम के अनुसार शक्तियों के बारे में विनम्र रहना आपको भविष्य के दृष्टिकोण पर बहुत अधिक जोखिम से बचाएगा जो गलत साबित हो सकता है। तो हर तरह से आपको अपनी अपेक्षाओं को कम करना सीखना चाहिए, लेकिन ध्यान में रखें कि अपनी भावनाओं को निराश न होने दें। बुद्धिमान निवेशक के लिए आशा हमेशा शाश्वत स्प्रिंग होते हैं। वित्तीय बाजारों में भविष्य में जितना बुरा दिखता है वह उतना ही बेहतर है। एक बार एक सनकी ने
ब्रिटिश उपन्यासकार और निबंधकार G.K. चेस्टरटन को बताया, धन्य है वो जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि वह निराश नहीं होगा। चेस्टरटन का पुनर्विचार, धन्य है वो जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वह सब कुछ का आनंद लेगा।